देखो, हमने ये तो पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वगैरह वगैरह सब तो पढ़ लिया। लेकिन जब ज्यादा चीजें हो जाती हैं, अब हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन तो बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें। जब बहुत सारी चीजें होती हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और कॉम्प्लेक्सिटी किसी की हम इजी वे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें उसको टाइप्स में बांटना चाहिए। क्या चाहिए? टाइप्स में बांटना चाहिए। जो आसान सेम चीजें हो, सेम तरीके के रिएक्शन हो, उनके एक ग्रुप में रख दो, बाकी जो सेम वाले उनको एक, बाकी जो सेम वाले उनको एक। तो इसके बेसिस पे ही आज हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन है वो उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं वो देखने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो जो हमारा पहला टॉपिक है सबसे, उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें लिखा है शब्द जो जुड़ा है उससे। देखो ये लिखा है कंबाइन। क्या लिखा है? कंबाइन। तो कंबाइन का मतलब होता है बेसिकली ऐड करना। हमने कहा इसका मतलब क्या होता है? ऐड करना। तो कोई भी दो चीजें हैं, जैसे कि अगर हमने कहा ए है और बी है, उन दोनों को जोड़कर हमने सी बना दिया। ए है, बी है, उन दोनों को मिलाकर सी बना दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो रिएक्टेंट थे, कितने थे? दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, बस एक नहीं रहेगा, एक से ज्यादा ही रहेंगे। यदि एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ये लिख सकते हैं कि when two or more reactants are combined together, then we can say that this reaction is कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया तो दो लोग थे, उनको जोड़ दिया। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल अगर हम लेते हैं, हमने कहा कि एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो ये ले सकते हो। चलो मान लो कार्बन था, गैसियस फॉर्म में था, उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, ये भी गैसियस में था, और दोनों मिलाकर CO2 बन गया, ये भी गैस में ही बना। अब अगर आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखोगे तो कार्बन है और ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन है, और दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं। इसको हम बर्निंग ऑफ कोल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बर्निंग ऑफ कोल। लिख लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। ये बर्निंग ऑफ कोल के नाम से भी जाना जाता है। अगला हम बात करेंगे कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, इसी के अंदर एक और चीज आता है जिसका नाम होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या नाम होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे होता है? देखो, EXOTHERMIC, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैंने एक चीज, छोटी सी चीज बताई थी आपको। क्या बताई थी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे हम पढ़ सकते हैं। इसको दो हिस्सों में बांट लो, पहले एक्सो देन थर्मिक। अगर एक्सो की बात करेंगे तो एक्सो मतलब होता है एग्जिट, थर्मो की बात करेंगे तो थर्मो का मतलब होता है हीट या फिर एनर्जी। ठीक है, तो यदि कोई भी हीट या फिर एनर्जी एग्जिट आउट हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, या फिर एनर्जी हो सकती है रिएक्शन होने के बाद जब कोई चीज निकले तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो हम डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि व्हेन हीट और एनर्जी will release in any chemical reaction। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वो क्या कहना जाएगा? हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाया जाएगा। अगर एक एग्जांपल लें तो और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। हमने कहा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर उसका रिएक्शन लिखते हैं तो ये रिएक्शन इस तरीके से आ सकता है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस में तो मीथेन CH4 है, उसको गैसेस में जलाया गया। तो जलाएंगे तो O2 के प्रोसेस में जलेगा, जो कि O2 क्या है? हमारा गैस है। और जब जलेगा तो सबसे पहले तो CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में, प्लस हमारा 2H2O बनेगा, ये भी हमारा गैस में रहेगा, प्लस में हीट निकलेगा। क्या निकलेगा? हीट में। उसी हीट का हम आगे चल के इस्तेमाल कर सकते हैं और
खाना बनाने या फिर इलेक्ट्रिसिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि मीथेन से कैसे गैस बनाई और एनर्जी बनाई जाती है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मेनली एक्सोथर्मिक भी आता है जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। अगला इसका पार्ट है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो अगर हम उसके बाद सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड आता है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब अगर हम बात करें तो देखो डीकंपोज लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है डीकंपोज। डीकंपोज का मतलब होता है ब्रेक करना या फिर तोड़ना, ठीक है, ब्रेक करना या तोड़ना। जैसे हमने ए लिया था, ए कोई भी सब्सटेंस था, उसको हमने तोड़ा किसमें, बी और सी में। तो कभी भी एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है तो उससे हम क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमने कहा लाइमस्टोन था, उस लाइमस्टोन का मतलब CaCO3 का, उसको हीट देके तोड़ा गया तो CaO बना और प्लस में CO2 गैस रिलीज हुई, इसे हम ट्यूबलाइन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे एक ही रिएक्टर था, टूट के दो प्रोडक्ट बनाया, तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाया जाएगा। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मेनली हमने 3 तरीके देखने हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, थर्मल और फोटोलाइटिक। उससे पहले एक बात बताता हूं, यहाँ पे हमने पिछली केस में पढ़ा था एक्सोथर्मिक, हमने क्या पढ़ा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मैंने बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक में, एंडो मतलब होता है एंट्री, एंडो का मतलब एंट्री, इसमें हमें हीट या फिर जो हमने एनर्जी ली थी उसको हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हो, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, मान लो अगर आपका दोस्त है, आपको उसका सर फोड़ना है तो आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी ना सर फोड़ने के लिए, समझ गए ना, फोड़ने में चलेगा ना। तो अगर एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो कौन सा कहलाया जाएगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में सारे के सारे आते हैं, डीकंपोजिशन भी इसी में आता है। जैसे पहला केस मैंने कहा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, यहाँ लिखा है थर्मल, थर्मल का मतलब होता है डायरेक्टली हीट। तो अगर मान लो डीकंपोजिशन रिएक्शन करा रहे हैं, हम किसी भी चीज को हम तोड़ रहे हैं, तो तोड़ते समय यदि हम हीट का मदद लें तो उसे हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे फेरस सल्फेट था, FeSO4 था, उसको हमने हीट देके तोड़ा तो Fe2O3 बना, SO2 बना और SO3 बना, ये गैस थे। इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं और इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं। तो जब हमने तोड़ा हीट देके तो वो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन हुआ। अगले जब हमने बात करी तो अगला जो हमारा था इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो हम ये कह सकते हैं सिंपली कि इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। यदि रिएक्शन हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी दे के तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, डीकंपोजिशन कर रहे हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। लेकिन अगर यही डीकंपोजिशन, यही जो तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यदि सनलाइट की वजह से हो, किस वजह से, सनलाइट की वजह से हो, तो सनलाइट में हमारा फोटो आता है। कहीं भी यदि फोटो लिखा हुआ देखो तो आप समझ जाओ उसे हम सनलाइट ही बोलते हैं। अगर सनलाइट की वजह से तोड़ा, जैसे AgCl था, उसको सनलाइट देके तोड़ा गया, Ag और Cl2 में तोड़ा गया, तो ये जो डीकंपोजिशन रहेगा ये आपका फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन रहेगा। इसको देख लो एक बार, ठीक है। ये 2 तरीके के हमने पढ़ लिए हैं। अगला जो आएगा, ठीक है, उसको देखेंगे। अब हम अपने थर्ड टाइप से बढ़ते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन का ही तीसरा पार्ट है, जिसे नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो नाम से ही मैंने पहले ही बताया था कि आपको नाम से ही आपको समझना है। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मतलब होता है उसकी पोजीशन को चेंज करना। तो हम क्या कर सकते हैं कि पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस वाले को। सबसे पहले मैंने कहा कि मान लीजिए यहाँ पे ए कोई बैठा था और ये बी और ये सी वाले दोनों एक साथ थे। क्या थे, ए था और बी और सी थे एक साथ। यहाँ पे रेड ले लेते हैं हम, जैसे ये ऐसे था और इसको चेंज कर देते हैं, इसका कलर हमने डाल दिया ए, ठीक है। अब ये होता क्या है उस पर नजर मारते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको बस इतना देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि 2 बच्चे पहले से बैठे हुए हैं और दोनों दुबले पतले बैठे थे और आप गए या आपका कोई मित्र गया, वो थोड़ा सा हेल्थी था पर ताकतवर था, उसने क्या करा, उसको आगे की सीट अगर मान लीजिए चाहिए था, वो जाएगा, उसको मार के धक्का देगा और धक्का देते ही अपने बैठ जाएगा। तो इसका मतलब जो ज्यादा ताकतवर रहेगा वो उसकी पोजीशन ले ली और दोस्ती उससे होगी। या आप इसको पैसे से भी रिलेट कर सकते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा उसके बाद दोस्ती बढ़ जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा कि ये 2 दोस्त बैठे हुए थे, इनकी दोस्ती अच्छी थी। एक पैसे वाला इंसान यहाँ पे आया इनके बीच में और दोस्ती के बीच में दरार आई। दरार आई, जो गरीब वाला था वो हट गया और जो अमीर वाला था और जो वो था, दोनों के दोनों दोस्त बन गए। तो डिस्प्लेसमेंट हुई, मतलब पोजीशन का चेंज होना।
तो यहाँ पे ये जो ताकतवर की बात मैंने कही, वो ताकतवर जो है वह एक्चुअल में हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव की बात करते हैं। तो हमने हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव की बात करते हैं, ये हमने मोर पे अगर हम बात करते हैं, मोर रिएक्टिव हो और दूसरा क्या हो, लेस रिएक्टिव हो, इन दोनों में बात करते हैं। रिएक्टिविटी का मतलब होता है सिंपली कौन जल्दी रिएक्शन कर सके, जो जल्दी रिएक्शन कर लेगा जल्दी से हमेशा रिएक्टिव रहता है, और जो नहीं कर पाएगा वो वैसे रिएक्टिव रहता है। तो इसकी पूरी लिस्ट आपके एनसीईआरटी के बुक में दी गई है, और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो मैंने इसको याद करने का तरीका का जो लिंक है वो भी दे रखा है, आप वहां से जाकर सीख सकते हो। बाकी यहाँ पे आते हैं, हमने कहा होता कैसे, जैसे मान लीजिए Fe था और CuSO4 दोनों को जोड़ा गया, तो ये FeSO4 बना Cu। कैसे, ये मान लीजिए Fe था, ये क्या करेगा, इस पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करते ही जो Cu था, ये Cu क्या होगा, यहाँ से रन आउट हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा, निकल के बाहर हो जाएगा। जब निकल के बाहर होगा तो आप देखोगे ये पूरा एक साथ बन गया FeSO4 और इसको बेचारे को अलग कर दी गई। तो यही था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एक और बार देख लो, Zn था, हाई रिएक्टिव था, कौन से, Cu से, मतलब जिंक जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसी वजह से ये इस पे अटैक करेगा और इसकी पोजीशन छीन लेगा, तो ये बाहर चला जाएगा। और आप देखोगे यहाँ पे फोकस तो ये बन जाएगा, ZnSO4 और Cu को बाहर निकाल देंगे। तो बेसिकली ये जो भी हमने पढ़ा ये आपका रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने की बात तो है कि सेम ही होते हैं थोड़ा थोड़ा सा, बस यहाँ पे आपने एक की पोजीशन चेंज कर दी, यहाँ पे दो की पोजीशन होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे A और B था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये C को हमने ब्लू कलर दे दिया मान लीजिए, अब ये A और C एक साथ हो जाएंगे और B और D को एक साथ कर देंगे। बस रहने का जो लिखने का तरीका है वो आप सिर्फ इतना याद रखना कि जो पहले है, पहले वाला मेटल होता है किसी भी हम कंपाउंड को बनाते हैं, तो जो पहले है वो पहले ही रहेगा और जो बाद में बाद में रहेगा। ऐसा नहीं करना कि AB था और CD था दोनों मिले तो आपने AC लिखा और फिर DB लिख दूं, ठीक है, या AC लिख दूं, लिखा हुआ AC हम सोचें कि CA लिख दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले जो रहेगा वो पहले ही आएगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन हमारा बहुत ही इजी है, द रिएक्शन इन विच, जिसमें क्या हो रहा है, नया कंपाउंड तो बन रहा है लेकिन म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब होता है आपस में बदल जाना। दोनों लोग जब आपस में बदले तो उसे हम म्यूचुअल एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये आयंस के बीच में हो रहा है, बिटवीन टू कंपाउंड्स, किसी भी दो कंपाउंड्स के अंदर। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, ये इतना हिस्सा ले लेता हूं और ये इतना हिस्सा ले लेता हूं, आप देखोगे कि ये जो था इस वाले ने इस पे दिया और जो हमारा BA था वो बाहर निकल गया। तो जब BA बाहर निकला तो BA ने SO4 के साथ बना लिया और Na ने Cl के साथ बना लिया। जैसे अगर और आसान समझे तो मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ और इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। अब आपको आसान से समझ में आएगा कि देखो Na2 था और Cl2 था, ये दोनों के दोनों थे। मैंने कहा Na और Cl ने एक साथ मिला दिया तो यहाँ पे NaCl बन गया। दो थे एटम तो दो हमने बना दिया। लेकिन अगर हम BA की बात करें, SO4 की बात करें, अब आपके दिमाग में क्या आएगा, SO4 पहले आ रहा है, BA पहले लिख दूं, तो SO4 BA लिख दूं। लेकिन ऐसा पॉसिबल कभी हो नहीं सकता। इस कंपाउंड में BA पहले था तो BA ही पहले आएगा, इस कंपाउंड में SO4 बाद में था तो SO4 बाद में ही आएगा। सेम, और इसका अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट, और इसकी बात करेंगे तो बेरियम क्लोराइड था। जब इन दोनों को हमने मिला दिया तो हमारा जो बना गया था बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड था। तो ये बेसिकली था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने मैक्सिमम पार्ट इस चैप्टर का खत्म कर लिया है, थोड़ा सा और बचा है। डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, कॉम्बिनेशन भी हो गया और डिकम्पोजिशन भी हो गया। चारों के चारों पार्ट हो गए। चलिए देखते हैं पांचवा पार्ट अपना। अब अगर हम इसके फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें दो चीजें आती हैं, पहला ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरा रिडक्शन हो गया। दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, देखो नाम ही से ही दिखा रहा है कि ऑक्सी का मतलब होता है गेन ऑफ, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी सब्सटेंस में यदि ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है, जुड़ जा रहा है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, या गेन ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस या तो ये ना हो रहा हो और क्या हो रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो किसी भी सब्सटेंस में से। यदि हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें तब भी क्या कहलाया जाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन ही कहलाया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल देखो, हमने पहले लिया था कि कॉपर, हमने ये कॉपर लिया और कॉपर देखो अभी तो सिंगल है, कुछ नहीं है कॉपर के साथ। लेकिन जब हमने प्रोडक्ट की बात करी तो यहाँ पे एक O भी आ गया, ठीक है, मतलब कि एक O का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब हम ये कह सकते हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरे केस की बात करते हैं, CuO था
और यहाँ पे H2 था। अगर इस केस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो H2 मतलब हाइड्रोजन गैस थी, और जब हाइड्रोजन के साथ हमने प्रोडक्ट में देखा तो प्रोडक्ट में यहाँ पे देखो आप O भी आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, दैट मींस वी कॉल दैट ऑक्सीडेशन, हम इसको ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। सेकंड केस की बात करते हैं रिडक्शन की, जो दूसरा पार्ट है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस होना, तो ऑक्सीजन को रिड्यूस करा रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में से यदि हम ऑक्सीजन को घटा दें तब भी रिडक्शन होगा, या तो हम हाइड्रोजन बढ़ा दें तब भी क्या होगा, रिडक्शन में होगा। जैसे कि एग्जांपल लिया है हमने कहा यहाँ देखो CuO था, CuO था, जब प्रोडक्ट बना तो Cu बचा, दैट मींस कि ये जो CuO था, अगर हम यहाँ की बात करें तो ऑक्सीजन था, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया। जब ऑक्सीजन गायब हो जाता है, रिमूवल ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाया जाता है, रिडक्शन। क्या, तो हमने लिखा यहाँ पे रिडक्शन। देखिए सेकंड केस की बात करेंगे, ये हाइड्रोजन था यहाँ पे, ठीक है, और ये हाइड्रोजन की अगर हम केस की बात करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, और आप ध्यान से देखोगे तो इस हाइड्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन आ गया, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि किसमें है, ऑक्सीडेशन में। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली बात आती है कि यदि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों एक सेम रिएक्शन में सेम टाइम पे हो रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन अगर आपके पेपर में आया डेफिनेशन पूछ लेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो आप सिंपली लिखना कि रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो। एग्जांपल के लिए दे देना कि इसमें देखोगे आप रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो जब भी किसी एक एक्सपेरिमेंट में, सॉरी, जब भी एक किसी इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हम अपने लास्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। अभी हमने देख लिया कि ऑक्सीडेशन बेसिकली होता क्या है। ऑक्सीडेशन में आपने देखा था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, लेकिन अगर गेन हो रहा है, ज्यादा ऑक्सीजन गेन हो रहा है या ऑक्सीजन गेन हो रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है हमारी डेली लाइफ में, वो चीज पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे पास दो टर्म्स हैं, पहला है कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। दोनों के बारे में देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कोरोजन के बारे में, तो कोरोजन हम ये भी कह सकते हैं कि कोरोजन का मतलब होता है सिंपली कोई भी सब्सटेंस यदि कोरोड हो जाए। जैसे आपने सुना है ना रस्टिंग ऑफ आयरन, बोलते हैं ना जंग लग गया, लोहे के ऊपर जंग लग गया, तो वो भी इसी का एग्जांपल है। होता क्या है वो सुनो, कहा गया कभी भी कोई भी मेटल हो, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड, अगर किसी भी मेटल को हम बाहर खुले में रख दें, ठीक है, तो सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, किस में रख दिया जाए, मॉइस्चर में रख दिया जाए, और एसिड में या फिर मॉइस्चर में रख दिया जाए या एसिड में रख दिया जाए फॉर सम टाइम, कितने मतलब ये मान लीजिए थोड़े समय तक या देर, ज्यादा देर तक, कितना भी समय लग जाता है, रख दिया। हमने कहा कुछ समय बाद एक लेयर है, किसकी लेयर, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर जो है उसके ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि, और वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वीकनेस, किसको वीक करेगा, वो मेटल को वीक कर देगा, हैंस मेटल इज सेड टू बी कोरोड। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल क्या हुआ है, कोरोड हुआ है। सिंपली अगर इसको आसान भाषा में लेकर देखा जाए, तो जब हमने किसी लोहे को बाहर रखा, आप देखोगे जंग लग जाता है, और जंग लगने के बाद वो बेकार सा होने लग जाता है, फिर उसको थोड़ा सा भी बीट किया जाए, तोड़ा जाए या मारा जाए तो वो टूट जाता है, लोहा होकर टूट जाता है। तो सिंपली कहने का मतलब कोई भी चीज अगर हमने बाहर खुले में रख दी, कुछ देर तक रख दी, मॉइस्चर वगैरह लगेगा और ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने की वजह से हाइड्रेटेड ऑक्साइड उसके ऊपर लेयर चढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और वो लास्ट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल अभी हमने बात करा, सबसे मेन एग्जांपल की बात वही कर लेते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट लग जाना, जंग लग जाना, ब्लैक कोटेड ऑन सिल्वर एक्सेट्रा। जैसे अगर आप लोगों ने चांदी की अंगूठियां या चांदी की कुछ भी सामान पहना होगा, तो आपने देखा होगा उसमें ब्लैक कलर का कोटेड हो जाता है सिल्वर के ऊपर, तो ये भी इसी का एग्जांपल है। अगर हमें इससे बचना है तो इससे हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है वो कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, या फिर हम उस पर पेंट चला सकते हैं। जैसे हमने लोहा देखा है ना, बोला जाता है कि लोहे को यदि हम पेंट कर दिया जाए तो जंग नहीं लगेगा, तो वो भी हम कर सकते हैं इजीली इसमें, ठीक है। और अब आता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है रेंसिडिटी। अगर रेंसिडिटी की बात किया जाए तो जब क्या होता है, ये भी ऑक्सीडेशन का पार्ट है, लेकिन किस किस चीज का, फैट का हो या
ऑयल्स हो, तो फैट या ऑयल अगर इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम इसको रेसिडिटी में रखेंगे। होता क्या है, जब इसको हम बाहर रख देते हैं हवा के अंदर तो वो रेसिडिटी हो जाता है, फैट या फिर ऑयल सब ट्रांसफर होते हैं, जैसे जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत ही बैड स्मेल, सड़े गले का स्मेल आने लग जाता है और खाने में भी उसका टेस्ट क्या होता है, खराब हो जाता है। तो खाना खराब हो जाता है, इसलिए कहा जाता है खाने में नहीं रखा जाता। यदि जैसे चिप्स है उसको बाहर रख दो खुले में तो खराब हो जाएगा, लेकिन पैकेट में आता है तो कितने दिनों तक रहता है लेकिन खराब नहीं होता। वो होता क्यों है वो देखते हैं। हमने कहा जब हमें इसको बचाना है, हमें प्रिवेंशन करना है, तो या तो हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दें जो ऑक्सीडेशन ना होने दे, वो डाल सकते हैं। और हमारे पास क्या ऑप्शन है, कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर। यदि हम किसी भी सामान को, खाने वाली सामान को हम बाहर रख रहे हैं तो बाहर रखते समय हमें बस एक बात का ध्यान में रखना है कि वो हवा में खुले ना रहे, बंद रहे कंटेनर, पैक। और लास्ट वन जो आपने बहुत बार सुना होगा, यूज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, यूज ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आपने देखा होगा, चिप्स वगैरह लेने जाते हैं तो उसमें जो आप बोलते हैं ना हवा भरी होती है, वो हवा इसलिए भरी होती है, वो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन भरी रहेगी जिसकी वजह से क्या होगा, एयर नहीं रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा, स्मेल नहीं होगा और खाने में बैड टेस्ट भी नहीं आएगा। और सबसे लास्ट की बात करते हैं जो मेन है, जो हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर, मतलब जिसको आप फ्रिज कहते हो। तो रेफ्रिजरेटर में आप देखोगे सब्जियां वगैरह हर चीज रख देते हैं हम, तो वो खराब नहीं होती क्योंकि वो टेम्परेचर को क्या कर देता है, कम करके रखता है। तो ये था हमारा ओवरऑल पूरा का पूरा चैप्टर। इसको एक बार लिख लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ। और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, इतना टाइम में तो नहीं लिख पाओगे। अब यहां तक अगर समझ में आया हो, ठीक है, या कोई टॉपिक रह गया हो, नहीं समझ में आ रहा, कोई एग्जांपल आपके मन में आया और उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ऐसा नहीं है कि ज्यादा कमेंट्स हो मैं आंसर ना दूं, मैं आंसर जरूर दूंगा, आपको उसको समझा भी दूंगा। और अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, ज्यादा बच्चों ने सेम चीजें पूछी, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। तो इस चैप्टर की तो पूरी सीरीज देख ली हमने, ठीक है। इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं या फिर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उन सभी के सभी का मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी देख लेना आप लोग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हैं, ताकि आप सभी को ऐसी सारी की सारी क्लासेस की वीडियोस रोजाना मिले, ट्यूशन ना जाना पड़े। ठीक है, ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी आप लोगों को, आज भी बता रहा हूँ। पैसे बचाएं, क्लास रेगुलरली लें। बस ये है कि पैसे आप तभी बचा सकोगे जब आपके मन में हो पढ़ना। बाकी कुछ ना समझ में आए तो बता देना, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय, अपना ख्याल रखना।